नमस्कार। गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमने इतिहास में क्रांतिकारी संगठन और विभिन्न क्रांतिकारियों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास में महात्मा गांधी का उदय और उनके आंदोलन अर्थात गांधीवादी युग के बारे में अध्ययन है वो करेंगे। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय राजनीति का इतिहास गांधी युग के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इसके महान नेता मोहनदास करमचंद गांधी थे। लोकमान्य तिलक की मृत्यु के बाद महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का नेतृत्व कर देश को आज़ादी दिलवाई। इसलिए उन्हें भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जन संगठनों की नई तकनीक अपनाई। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के साधनों का सफल प्रयोग कर राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रभावशाली जन आंदोलन के रूप में संगठित किया था। इस दौरान उन्होंने न केवल राजनीति बल्कि भारतीय जीवन के सभी पक्षों, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं धार्मिक क्षेत्रों को प्रभावित है वो किया। महात्मा गांधी एक महान नेता थे जिन्होंने अपने आजीवन में कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया। हमेशा अहिंसा के सिद्धांत पर चलने वाले बाबू ने अपना पूरा जीवन अंग्रेजों के खिलाफ भारत की आज़ादी में लगाया था। महात्मा गांधी से प्रभावित होकर भारत के कई लोग गांधी जी के अनुरूप जीवन यापन करने को अग्रसर हैं वो हुए। अब हम महात्मा गांधी का जीवन परिचय समझें। तो देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी ही महात्मा गांधी के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि सर रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने है वो कहा था। गांधी जी का पूरा जीवन समाज सेवा, जन कल्याण, ऊंच नीच का भेदभाव मिटाने, अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्र कराने, अहिंसा का मार्ग अपनाने और अहिंसा पूर्वक आंदोलन चलाने में व्यतीत किया था। तो देखिए, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर एक वैश्य व्यापारी परिवार में हुआ था। महात्मा गांधी के पिता करमचंद गांधी पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर जैसी रियासतों के दीवान थे। इनकी माता पुतलीबाई अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी और उनका गांधी जी पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। 1876 ईस्वी में बालक गांधी अपने माता पिता के साथ राजकोट चला गया और वहीं पर प्राथमिक शिक्षा हुई थी। 1881 में उन्होंने हाई स्कूल में प्रवेश किया
और 2 वर्ष बाद ही उनका कस्तूरबा बाई नामक महिला से विवाह हुआ। 1887 में गांधी जी ने मैट्रिक परीक्षा पास की और 1888 में उन्होंने कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड प्रस्थान किया था और 1891 ईस्वी में वे कानूनविद बैरिस्टर होकर भारत लौटे और उसके बाद राजकोट और बम्बई न्यायालय में वकालत का कार्य शुरू किया, लेकिन उन्हें वकालत में प्रारंभिक दौर पर कोई सफलता नहीं मिली। कुछ दिनों बाद उन्होंने पोरबंदर रियासत का न्यायिक कार्य भी किया, परंतु उन्हें रियासतों के प्रशासकीय कार्य में प्रयुक्त चाटुकारिता एवं षड्यंत्र की रीति नीति पसंद नहीं आई और अंत में दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी नाम की एक मुस्लिम व्यापारिक संस्थान के दक्षिण अफ्रीका के कानूनी कार्यों की देखरेख करने के लिए उन्हें नियुक्त किया गया और 1893 ईस्वी में वे दक्षिण अफ्रीका के डरबन नगर पहुंचे। भाइयों बहनों, महात्मा गांधी के हमने जीवन परिचय से पढ़ा तो इससे स्पष्ट हो गया कि गांधी जी का जन्म एक सम्राट परिवार में हुआ था। इनके पिताजी पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर जैसी रियासतों के दीवान थे। इनकी मैट्रिक तक की शिक्षा, हायर सेकेंडरी की शिक्षा भारत में हुई और इसके बाद इन्होंने अपनी बैरिस्टर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए, कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए 1888 में इंग्लैंड गए और 1891 में कानून की शिक्षा प्राप्त कर भारत आ गए। एक ऐसे व्यक्ति जो पाश्चात्य संस्कृति में एक लंबे समय तक रहने के बाद भी पाश्चात्य संस्कृति से दूर रहे और हमेशा भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए रहे। महात्मा गांधी जैसे भारत लौटे और भारत लौटने के बाद जब उन्होंने राजकोट और बम्बई न्यायालयों में वकालत का कार्य शुरू किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इसी दौरान जब उन्हें पोरबंदर रियासत के न्यायिक अधिकारी नियुक्त किया और वहाँ पर इस पद पर रहते हुए षड्यंत्र, सांठ-गांठ जैसे कार्य करने पड़ते थे जो महात्मा गांधी के सिद्धांतों के खिलाफ थे, अतः उन्होंने नौकरी छोड़ दी। इसके बाद महात्मा गांधी के जीवन का पहला ऐसा क्षण आता है, मौका मिलता है जिसमें वे प्रसिद्ध राजनेता बनने में कामयाब होंगे। तो उन्हें दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी नाम की एक मुस्लिम व्यापारिक संस्था के दक्षिण अफ्रीका के कानूनी कार्यों की देखरेख के लिए नियुक्त किया गया और वे 1893 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन नगर में वो पहुंचे थे। कब पहुंचे थे? 1893 में। अब देखिए, महात्मा गांधी के द्वारा जीवन में किया गया पहला संघर्ष या अफ्रीका में किए गए संघर्ष के बारे में हमें वो पढ़ते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में नाटाल के सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत किए जाने वाले वे पहले भारतीय थे। ध्यान रखना भाई, 1893 में महात्मा गांधी दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के
वकील के रूप में उनकी वकालत करने के लिए डरबन अफ्रीका पहुंचे और वहां पर उन्हें नाटाल के सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत किया गया और ऐसे पंजीकृत होने वाले वे पहले भारतीय थे। वे 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में रहे और इस दौरान वे प्रवासी भारतीय समुदाय के अग्रणी नेताओं के रूप में प्रतिष्ठित हुए और उन दिनों दक्षिण अफ्रीका की गौरी सरकार भारतीयों तथा अफ्रीकियों के प्रति रंग भेद की नीति बना रही थी, जिससे उन्हें नाना प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ा। अर्थात अफ्रीका में श्वेत अश्वेत का भेदभाव था। महात्मा गांधी अश्वेतों में आते थे, इसलिए वहां पर उनके साथ भेदभाव हुआ और उन्हें बहुत से कष्ट वो झेलने पड़े थे। रेल द्वारा प्रेटोरियो की यात्रा के दौरान उन्हें रंग भेद की नीति का व्यक्तिगत अनुभव हुआ, अतः उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की सरकार की रंग भेद नीति एवं दमन का विरोध किया। प्रवासी भारतीयों को संगठित कर गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ दिया। मई 1894 में गांधी जी ने नाटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की और 1896 ईस्वी में भारत आकर दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों के लिए आंदोलन शुरू किया और उसी वर्ष वे अपने परिवार के साथ पुनः दक्षिण अफ्रीका भी हैं वो पहुंचे। अर्थात गांधी जी ने अफ्रीका में नस्ली भेदभाव, काले गोरे का भेदभाव को देखते हुए विरोध शुरू कर दिया और इसी दौरान जैसे ही वे डरबन पहुंचे और डरबन में उग्रवादी दक्षिणी अफ्रीकी श्वेतों ने उनके साथ काफ़ी दुर्व्यवहार किया, उनके साथ घृणा से व्यवहार किया, लेकिन इससे वे विचलित नहीं हुए और विचलित हुए बिना उन्होंने निरंतर 8 वर्षों तक अंग्रेज गोरी सरकार के विरुद्ध संघर्ष किया। उन्होंने अनिवार्य पंजीकरण, हाथों से लिखाई का कार्य, अंतःप्रांतीय आप्रवास पर प्रतिबंध, बंधक मजदूरों पर लगाए गए कर तथा ईसाई विवाहों के अतिरिक्त अन्य सभी विवाहों को अमान्य ठहराव करने वाले कानूनों का है वो विरोध किया था। 1901 में वे पुनः भारत लौटे, परंतु 1902 में उन्हें ट्रांसवाल के एशिया वासियों विरोधी व्यवस्थापन का विरोध करने हेतु प्रवासी भारतीयों के निमंत्रण पर पुनः दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। अर्थात महात्मा गांधी का जब जब दक्षिण अफ्रीका का दौरा हुआ, उन्होंने बेहिचकिचाहट श्वेत अश्वेत भेदभाव को मिटाने का प्रयास किया। उनको इस पर बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ी, लेकिन इसका उन्होंने कभी फिक्र नहीं की और अपना कार्य में लगे रहे। जब 1902 में उन्हें ट्रांसवाल के एशिया वासियों विरोधी व्यवस्थापन का विरोध करने हेतु प्रवासी भारतीयों के निमंत्रण पर पुनः दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा, इस बार गांधी जी ने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना कर आंदोलनकारियों के समुदाय संगठित किए एवं उनके आश्रय का प्रबंध किया। गांधी जी ने आंदोलनकारियों से सरकार के काले कानून के विरुद्ध निष्क्रिय सत्याग्रह करने की शपथ दिलवाई। वे प्रतिनिधि मंडल लेकर इंग्लैंड भी गए और 1907 ईस्वी में उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोधी आंदोलन चलाया और जिसके लिए उन्हें 2 महीने की कारावास की सजा भी हुई। महात्मा गांधी ने इसकी परवाह नहीं की, अपने कार्य में लगातार लगे रहे और जनरल स्मट्स की सरकार के साथ समझौता हो जाने पर उन्हें जेल से रिहा किया गया।
किंतु प्रवासी भारतीय पठानों ने समझौते को भारतीय हितों के विरुद्ध विश्वासघात मानते हुए गांधी जी पर प्राणघातक हमला किया और भाग्य से गांधी जी बच गए। फिर भी उन्होंने हमलावरों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई नहीं की, जो गांधी जी के प्रारंभिक प्रभावों को दर्शाता है कि उन्होंने कभी भी हिंसा का मार्ग, प्रतिशोध का मार्ग नहीं अपनाया। उधर जनरल स्टेट्स की सरकार ने समझौते की शर्तों की अवहेलना करनी शुरू कर दी। इस पर गांधी जी ने पुनः सत्याग्रह आरंभ कर दिया और इस बार उन्हें पुनः 2 माह के कठोर कारावास की सजा दी गई। रिहाई के बाद जब गांधी जी ने फिर से सत्याग्रह किया तो उन्हें पुनः गिरफ्तार किया गया और इस बार उन्हें 3 महीने की सजाएं वो दी गई थी। गांधी जी को दी गई सजाएं, गांधी जी को दिए गए तरह तरह के यत्न से भी गांधी जी विचलित नहीं हुए और उन्होंने हमेशा अपने कर्तव्य को वो प्राथमिकता दी। नवंबर 1913 में दक्षिण अफ्रीका की संघीय सरकार द्वारा 3 पौंड के पोल टैक्स को रद्द न करने के विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ दिया और उन्होंने एक विशाल जुलूस का नेतृत्व करते हुए ट्रांसवाल में प्रवेश किया। उन्हें गिरफ्तार कर जमानत पर रिहा किया गया, परंतु 2 दिन बाद ही पुनः गिरफ्तार कर लिया गया और 9 महीने की सख्त कैद की सजा दी गई। परंतु सरकार ने समझौता वार्ता है तो उन्हें बिना शर्त रिहा कर दिया। जनरल स्टम्स के साथ समझौते के कारण गांधी सरकार ने अपना सत्याग्रह आंदोलन वापस ले लिया और इसके बाद गांधी जी इंग्लैंड चले गए और प्रथम विश्व युद्ध के शुरू होते ही उन्होंने लंदन में इंडियन एम्बुलेंस कोर संगठन बनाया और इस संस्था ने युद्ध में घायल सैनिकों की सेवा करने में अहम भूमिका निभाई। ब्रिटिश सरकार ने उनको युद्धकालीन सेवा के उपलक्ष्य में केसर-ए-हिंद का स्वर्ण पदक भी प्रदान किया था। इस तरह महात्मा गांधी ने अफ्रीका में श्वेत अश्वेतों के खिलाफ संघर्ष किया और उन्हें सफलता मिली। गांधी जी शुरुआत में अंग्रेजों के समर्थक थे और प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने भारतीयों को अंग्रेजों का साथ देने के लिए कहा। भारतीयों ने गांधी जी के कहने पर अंग्रेजों का साथ दिया, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने वादे से मुकर गए, गांधी जी के साथ धोखा हुआ। फिर भी गांधी जी विचलित नहीं हुए और उस समय भारत में कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी जैसे नेताओं ने गांधी जी की प्रसिद्धि को देखकर उन्हें भारतीय राजनीति में बुलाने के लिए आग्रह किया। महात्मा गांधी 1915 में भारत आए और महात्मा गांधी ने भारत में सबसे पहली उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले से मुलाकात की और गोखले की मुलाकात के बाद गांधी जी उनसे प्रभावित हुए। इसलिए गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। इसके अलावा गांधी जी भारत में आए और उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और पूरे भारत के भ्रमण में उन्होंने देखा तो इस देश में किसान मजदूर की शोचनीय दशा थी। और जब उन्हें 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में आमंत्रित किया गया तो उन्होंने पहली बार भारत में अपने शब्दों को व्यक्त किया था और उन्होंने वहाँ पर भारतीयों की शोचनीय दशा, भारतीय किसान मजदूरों की शोचनीय दशा के लिए उन्होंने भारत के ही अभिजात वर्ग
को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि हम इनके पैसों पर आलीशान ऐशमौज कर रहे हैं, जबकि किसान और मजदूर खून पसीने की मेहनत करने के बावजूद भी अपने कार्य में सफल नहीं हो पाते। इससे किसानों में, मजदूरों में गांधी जी के प्रति आस्था उत्पन्न हुई और इसके बाद महात्मा गांधी ने इनके उत्थान के लिए कई आंदोलन है वो चलाए थे, जिसका हम आगे अध्ययन है वो करेंगे। धन्यवाद।